जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है, सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, बात करते हैं 24 जुलाई को आपका एग्जाम है। 24 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपके एग्जाम होने वाले हैं एयरफोर्स के, वायुसेना के। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एपेक्स क्लासेस आपके लिए लाए हैं टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपके टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस में हेल्प करने वाली है। सारी की सारी टेस्ट सीरीज स्टूडेंट विषय विशेषज्ञों के द्वारा करवाई जा रही है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन सारे के सारे जुम्बड क्वेश्चन है, फिजिक्स की हम टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है इसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान। तो कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक घटती जाती है। डिक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटता जाता है। पहले भूमध्य से ध्रुवों की ओर बताया था, अब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या पृथ्वी के केंद्र पर यह अधिकतम रहता है? इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, क्या यह है इसके जो भी इक्वेटर रहते हैं, भूमध्य रेखा रहती है, क्या वहां पर मैक्सिमम रहता है? तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जिसको हम जी से हम बोलते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं। विष्णु गुज्जर हमारे साथ में है, स्वागत है विष्णु गुज्जर। अगर हम बात करते हैं जी के बारे में, तो जी क्या होता है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। परी गोयल हमारे साथ में है, गुड इवनिंग, स्वागत है स्टूडेंट। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। बिल्कुल विष्णु गुज्जर का ऑप्शन नंबर बी आया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसके अंदर आंसर। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एसआई सिस्टम के अंदर होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि सीजीएस सिस्टम में हमारा इसका यूनिट क्या होने वाला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो मैं आपको डायरेक्ट यहां से बता देता हूं, कमेंट करके आप बताइए तब तक कि गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण होता है, इसमें हमारा सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होने वाला है, यूनिट के बारे में बताइए। इसके एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट बात करते हैं त्वरण, मतलब जब भी कोई वस्तु, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर खींची जाती है तो उस पर गति होगी। जब भी वस्तु में गति होती है तो उसके वेग में अगर परिवर्तन होता है तो वहां पर एक त्वरण होता है। तो मींस पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण अगर उसमें कुछ गति हो रही है और वहां पर अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको गुरुत्वाकर्षण त्वरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट कि मींस गुरुत्वाकर्षण या त्वरण का मान स्थान से स्थान पर बदलता जाता है। अगर हम बात करते हैं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर हमारा त्वरण कैसा रहता है? ध्रुवों पर हमारा त्वरण अधिकतम रहता है। अगर हम बात करते हैं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पर हमारा त्वरण न्यूनतम रहता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, तो यहां पर हमारा क्या राइट ऑप्शन बन रहा है? डिक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो हमारा त्वरण का मान क्या होता है? घटता जाता है। और अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाता हूं तो यहां पर त्वरण का मान हमारा बढ़ता जाता है। मतलब ध्रुवों पर हमारा अधिकतम रहता है और पोल पर हमारा न्यूनतम रहता है, कम रहता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहां से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बनते हैं कि ऊंचाई के साथ में त्वरण के मान में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से तो हम बात करते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ में बढ़ते जाते हैं तो त्वरण के मान में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर हम डेप्थ पर जाते हैं, गहराई पर जाते हैं, तो वहां पर भी त्वरण के मान में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। तो किस प्रकार से कमी और वृद्धि होती है एक बार उसको स्टडी करके बता देता हूं मैं। आपका हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ऊंचाई पर हमारा कितना रहने वाला है? तो जी 1 - 2h अपॉन आर, जहां पर h क्या हमारा हाइट है और r क्या हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि हमारी 6400 किलोमीटर हमारी इसकी रेडियस ऑफ द अर्थ रहती है। अप्रोक्स हम पूरा का पूरा इसको मतलब संख्यात्मक मान इसको हम दशमलव से हटा के इसको 6400 किलोमीटर कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डेप्थ के बारे में कि गहराई के साथ में क्या हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहता है, तो ये रहता है हमारा g 1 -
d/r, जहां पर d क्या हमारा डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन आपका यह आता है कि मींस अगर हम किसी गहरी खदान में किसी पेंडुलम को ले जाते हैं, किसी सरल लोलक को अगर ले जाते हैं, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि डेप्थ पर हमारा जी का मान क्या होता है, कम होता है, और लोलक का जो हमारा आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड रहता है, ऑसिलेशन टाइम कितना रहता है, 2π√L/g। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, गहरी खदान में जाएंगे, तो जी के मान में क्या होने वाला है, कमी होने वाली है। अगर जी के मान में कमी होती है, अगर स्टूडेंट जी के मान में कमी होती है, तो टी के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ये इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताया स्टूडेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है कि ये ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर आप गहरी खदान में किसी को लोलक को लेके जाते हो, तो उसका जी का वैल्यू कम होता है, और जी का वैल्यू कम होता है तो टी का मान बढ़ता है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट यहां से एक्सपेक्टेड, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया गया है कि मींस पृथ्वी के केंद्र पर यह अधिकतम रहता है, तो क्या यह अधिकतम रहेगा, नहीं। देखते हैं, यहां से हम नीचे की तरफ चलते हैं, सतह से नीचे की तरफ चलते हैं, चलते चलते तो हम केंद्र पर पहुंच गए हैं। तो ये जो डेप्थ है, ये किसके बराबर हो गई, ये जो गहराई है वो त्रिज्या के बराबर हो जाती है। तो यहां से अगर मैं d की जगह अगर यहां पर r वैल्यू प्लेस करवाता हूं, तो r से r कैंसिल आउट होके ये 1 बना लेगा, और 1 - 1 0 बना लेता है। तो फाइनली आपको क्या लिखना है कि मींस ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर पे, मींस पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना रहता है, 0 रहता है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी थ्योरी के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करवाए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा यहां पर ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शंस आपके किस किस तरीके से होने वाले हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं यहां से। तो ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये 2mr² होगा और एक mr² है। पढ़ना आपको क्वेश्चंस, जितने भी स्टूडेंट हैं आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। यहां पर हमारे ये दोनों ऑप्शन थोड़े से चेंज है, तो वो क्या क्या चेंज है, तो ये वाला तो ऑप्शन आपका बनेगा, एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये वाला ऑप्शन आपका और ये वाला ऑप्शन आपका चेंज है। क्या चेंज है इनमें वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से ये आपका 2mr² है और ये हमारा mr² है। राम रक्ष यादव हमारे साथ में है, बिल्कुल स्वागत है आपका। देखिए स्टूडेंट क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आपका रिजिड बॉडी मोशन से है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, खुद की एक्सिस पर कितना रहेगा। द्रव्यमान m और त्रिज्या r के अपने स्वयं के एक्स के पारित एक खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण कितना रहेगा। क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, पूरा का पूरा अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। देखिए ये हमारा कोई भी आपका एक बेलन है जिसकी हाइट कितनी है, h हाइट है, और इसका रेडियस, इसका त्रिज्या कितना है, r है, और ये बेलन कैसा है, होलो है, खोखला है। तो इसकी x के साथ में अगर हम इसको घुमाते हैं तो हमारा कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होने वाला है, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज mr², होलो के लिए mr²। तो यहां से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। स्टूडेंट बात करते हैं इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में। तो मींस अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो अपनी पोजीशन, उसमें दो टाइप की पोजीशन हो सकती है, दो टाइप की उसमें स्टेट हो सकती है, या तो रेस्ट स्टेट हो सकती है या फिर मोशन स्टेट हो सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर हिंदी मीडियम में बात करते हैं तो अगर किसी वस्तु को गति दी जाती है तो वह दो प्रकार की स्थितियों में हो सकती है, या तो वह विरामावस्था में आ सकती है या फिर वह गतिक अवस्था में आ सकती है। अगर विरामावस्था में तो हम कहेंगे कि वस्तु ठहरी हुई है, और अगर वह गतिक अवस्था में है तो हम कहेंगे कि वस्तु गतिमान है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन को चेंज करती है। तो स्टूडेंट अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तन करने में अनेबल है, मतलब वो असमर्थ है, तो वस्तु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं।
इसी को लिंक करते हुए अगर मैं घूर्णन गति में बात करता हूं, अगर कोई वस्तु अपनी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है तो वस्तु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज mr²। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये जो हमारा ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक है वहां से है। क्या बोला गया है? एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज 2 lenses of focal power 0.5D। और यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 लेंस यहां पर होते हैं। तो 2 लेंस में से एक लेंस का तो पावर आपको कितना गिवन है? 0.5 डायोप्टर गिवन है, और जो दूसरा लेंस है इसका पावर कितना गिवन है आपको? 20 डायोप्टर गिवन है। थोड़ा सा मिस है। एक खगोलीय दूरदर्शी में 0.5 डायोप्टर तथा मैं यहां पे लिख देता हूं, तथा 20 डायोप्टर शक्तियों के 2 लेंस है, इनकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी? क्या इनका मैग्निफिकेशन होने वाला है? तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। बिल्कुल, विशाल चौधरी हमारे साथ में है, स्वागत है विकास। विशाल, आपका ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। और फिजिक्स का हमारा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है ये अभी। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं डिफेंस एग्जाम में तो आपका बाय नेम एनडीए में भी आपका जो टॉपिक है ये आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ये बाय नेम दिया हुआ है, और यहां से क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। तो मैं आपको बार बार ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहां पर हम बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में, मतलब दूरदर्शी के बारे में, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस किस तरीके से बनेगा ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। तो दूरदर्शी का काम क्या होता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए जिस प्रकाशीय उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। 2 प्रकार की हमारे पास में दूरदर्शी होती है। एक होती है हमारे पास में खगोलीय दूरदर्शी और दूसरी होती है हमारे पास में पार्थिव दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं? नाम से ही पता पड़ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है, मतलब जो आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है जो कि बहुत दूर है पृथ्वी से, इन पिंडों को देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम, जिस दूरदर्शी का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। स्टूडेंट बात करते हैं कि पृथ्वी पर ही बहुत दूर वस्तुओं को अगर देखने के लिए अगर हम कोई उपकरण का उपयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शी या फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दोनों डिफरेंट है। दोनों में क्या किस तरीके से होता है एक बार हम 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको इस क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा। तो हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। अगर हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में तो इसमें आपकी ये 2 प्रकार के लेंस रहेंगे, ये 2 रहेंगे। एक लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे लेंस को हम बोलते हैं आई लेंस, मतलब इसको हम बोलते हैं अभिदर्शक लेंस और इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी फोकस दूरी क्या रहती है? बड़ी रहती है कंपेयर टू आईपीस, मतलब नेत्रिका लेंस की तुलना में हमारा इसका जो फोकस दूरी रहता है वो सबसे ज्यादा बड़ा रहता है। और फोकस दूरी क्या होता है? जब भी प्रकाश की किरणें समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर वो आके मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उसका फोकस बिंदु बोलते हैं। और उस केंद्र से, मतलब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लंबाई कहते हैं। तो यहां पर इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई ज्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू नेत्रिका लेंस से। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि हमारा ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद में आपका फिजिकल वगैरह और भी एग्जाम होते हैं, तो इसमें बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बहुत ही जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके बनने वाले ऑब्जेक्टिव जो आपको देखते ही टिक करे। और अगर कोई क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा लेंथी है तो उसको आपको स्किप करना है, क्योंकि वहां पर वो एग्जामिनर आप उस क्वेश्चन को क्यों डाला है कि आपका टाइम कंज्यूम और आप उस क्वेश्चन के अंदर उलझो। आप अगर उस क्वेश्चन के अंदर उलझ जाते हो तो
बाकी के जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको आपको स्किप करते हुए चलना है। तो यहां पर हम बात करते हैं स्टूडेंट आवर्धन के बारे में बात करते हैं। फोकल लेंथ आपको गिवन है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहां पर आपको पावर आपको कितनी गिवन है, पावर आपको गिवन है 0.5 डायोप्टर, और नेक्स्ट आपकी पावर कितनी गिवन है 20 डायोप्टर आपको गिवन है। तो हमें पता है कि जो पावर होती है वो पावर क्या होती है, या फोकल लेंथ के बारे में बात कर लेता हूं। फोकल लेंथ क्या होती है हमारी 100/P। अगर मुझे ये सेंटीमीटर में चाहिए होती है तो इसको हम क्या करते हैं 100/P सेंटीमीटर। P क्या है यहां पर हमारी पावर है, शक्ति है, लेंस की शक्ति है। तो अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के लिए हमारी पावर कितनी आने वाली है 100/ कितना गिवन है 0.5 सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से कितना आएगा ये 200 सेंटीमीटर आने वाला है। इसी तरीके से आई पीस के लिए पावर कितनी आने वाली है 100/ पावर कितना गिवन है आई पीस का 20 गिवन है, तो यहां से मैं लिखता हूं 20, तो फाइनली ये कितना बनाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एफ ऑब्जेक्टिव और एफ आई पीस का ये पावर आता है। अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, तो मैग्निफिकेशन भी यहां पर दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है हमारा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, मतलब आपका जो नियर पॉइंट होता है एक हमारा वहां पर हो सकता है, और दूसरा हमारा कहां पर हो सकता है, एक तो हो सकता है हमारा इंफिनिटी पे और एक डी पर, नियर पॉइंट पर। तो एम डी तो यहां पर हमें दिया पूछा नहीं है, यहां पर हमसे क्या पूछा है इनफाइनाइट पर, क्योंकि दूरदर्शी है तो इंफिनिटी पर बनेगा, दैट इज F0/Fe। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, F0 का वैल्यू 200 और Fe का वैल्यू 5 है। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में क्या आने वाला है, ये सॉल्व करने के बाद में 5 को अगर मैं कट करता हूं तो 40 आता है। तो कितना आवर्धन आ रहा है हमारा 40। क्या ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनाता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स से है। स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन जुम्बल्ड क्वेश्चन है, मतलब एक ही टॉपिक से नहीं है, अलग अलग टॉपिक से हमने क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो बनाए हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए अपने से और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। देखिए स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ वर्क विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सप्लाइंग 200 कैलोरी ऑफ हीट इज, काम की मात्रा जो 200 कैलोरी उष्मा की आपूर्ति करके प्राप्त की जा सकती है। तो हमें पता है स्टूडेंट जितना भी हमारा वर्क डन रहता है वो अप्लाइड हीट के प्रोपोर्शनल रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि मिस किया गया कार्य हमारा दी गई उष्मा के समानुपाती रहता है। तो यहां से अगर मैं इस चिन्ह को हटाता हूं, समानुपाती चिन्ह को अगर मैं हटाता हूं, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज JQ। इसे हम बोलते हैं जूल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, जूल्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जूल तुल्यांकीय नियतांक, जिसकी जो हमारा एक नियतांक है। यहां से आपको क्या पूछा गया है, कार्य का मान पूछा गया है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 4.2 होता है। मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं यहां से, 4.2 कितनी कैलोरी उष्मा गिवन है 200। सॉल्व करते हैं इसको तो ये कितना बनाने वाला है, सॉल्व करने के बाद में ये बनाएगा 048 जूल के अंदर आने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले स्टूडेंट आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि मींस 24 जुलाई को आपका एग्जाम है, 24 जुलाई को आपका एयरफोर्स का एग्जाम है, 24 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। तो इसीलिए आपके लिए अपेक्स क्लासेस लेकर आए हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए फ्री मॉडल टेस्ट पेपर। ये सारे के सारे मॉडल टेस्ट पेपर स्टूडेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहने वाले हैं, यूट्यूब पर आपका ये रहेंगे। तो हम बात करते हैं अगर इनकी टाइमिंग के बारे में कि आपको क्या क्या टाइमिंग है इसकी टेस्ट सीरीज की।
तो यहां से हम बात करते हैं कि जो लाइव टेस्ट चलने वाले हैं यूट्यूब पर, तो जीके का पेपर आपका 4 से 5 चलता है, मैथमेटिक्स का आपका 5 से 6 चलने वाला है, फिजिक्स का 6 से 7, रीजनिंग 7 से 8 और इंग्लिश 8 से 9। तो कहने का मतलब यह है कि अपेक्स क्लासेस आपके एग्जाम के टाइम में अंतिम समय में तेज धार लगाने के लिए बिल्कुल समर्पित है और फ्री लाइव क्लासेस आपके लिए चला रखी है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार इस इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। उसके बाद में मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि अपेक्स क्लासेस आपके ऑफलाइन बैच भी चलते हैं। ऑफलाइन बैचेज हमारे दोनों ब्रांचेस पे, मतलब जयपुर वाली ब्रांच पे और जोधपुर वाली ब्रांच पे बिल्कुल फ्रेश बैचेज नए, जो 24 तारीख बाद में या आपका जो भी आपका एयरफोर्स का एग्जाम होता है, इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन में आपका जो नवंबर में एग्जाम है, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए आप ऑफलाइन बैचेज भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आप एक बार एनरोल करवा के अपनी तैयारी को तेज धार दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट, एनडीए का जो एग्जाम आपका सितंबर में एग्जाम है, उसके लिए भी क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। तो क्रैश कोर्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा से ज्यादा सुधार सकते हो। तो आप जो ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो या फिर आप इंस्टीट्यूट विजिट करके एक बार पूरी की पूरी एक बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मींस यहां पर आपका एक मोबाइल ऐप गिवन है, एपेक्स क्लासेस का जो मोबाइल ऐप है, इसको भी एक बार आप इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर भी आपको नंबर ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर, मतलब बहुत सारे कैटेगरी वाइज, जैसे कि आपको फिजिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर देना है तो फिजिक्स का, रीजनिंग का, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट पेपर 15 से ऊपर मॉडल टेस्ट पेपर आपको वहां पर दिए गए हैं। तो साथ ही साथ में वहां पर आप क्लासेस भी, जो भी क्लासेस है, उन रिकॉर्डेड क्लासेस को भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए एपेक्स क्लासेस लेकर आया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा मेन क्वेश्चंस क्या है? If momentum is increased by 20%, then kinetic energy is increased by, यदि संवेग 20% की वृद्धि की जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा? तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर कल वाली क्लास पे भी, कल वाले मॉडल टेस्ट पेपर में भी मैंने डाला है, आज वाली में भी डाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का। लेकिन आपको ये ऐसे 2 मिनट में आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी पता है, बेसिक पता है, तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारा मोमेंटम रहता है, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहां पर P का स्क्वायर, मतलब P क्या हमारा मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, E किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यदि संवेग में 20% की वृद्धि की जाती है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रारंभ में संवेग 100 है, इस पर हमें 20 की वृद्धि करनी है, तो कहने का मतलब यह है कि ये 100 से कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करते तो, कट करते तो कितना आ रहा है? ये रेशियो हमारा कितना बन रहा है? 5:6। मतलब पहले 5 था, अब 1 से बढ़ के कितना हो गया है? 6 हो गया है, 6 बन चुका है ये। तो हम लिख सकते हैं कि P1/P2 का होल स्क्वायर इक्वल टू E1/E2। कहने का मतलब है P1 में वृद्धि होगी तो E1 में भी वृद्धि होगी, और अगर P2 में वृद्धि होगी तो E2 में भी हमारा वृद्धि होने वाला है। तो यहां से आपको P1/P2 का रेशियो कितना गिवन है? P1/P2 का रेशियो 5:6 गिवन है। अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूं यहां से 5/6 का होल स्क्वायर, दैट इज E1/E2, यहां पर हम लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। कालूराम, बिल्कुल बहुत ही लंबा सा नाम है। देखिए यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आने वाला है? 25/36, दैट इज E1/E2। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं ले जाता हूं, थोड़ा सा यहां पे कंजस्टेड हो रहा है। तो E1/E2 का वैल्यू, E1/E2 का वैल्यू कितना आया है? E1/E2 का वैल्यू यहां से आया है स्टूडेंट 25/36। 25/36। यहां से हमने क्या रिलेट किया है? यहां से हमने क्या किया है? नमस्ते, बिल्कुल स्वागत है। यहां से 25 से ये कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। मतलब कितने अमाउंट से बढ़ रहा है? 11, कितना? 11 से रेशियो है, तो ये कितना बढ़ रहा है? यहां से 11 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 25 पे बढ़ रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे 11/25 गुणा 100। सॉल्व करते हैं तो ये 4 बार कैंसिल आउट होके 44%। कितना बढ़ रहा है वो? 44%। दैट इज राइट ऑप्शन। देखते हैं तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है?
ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धड़ाधड़ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चंस पे आपका वर्क एनर्जी पावर से है, क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा नीचे, पावर अप्लाइड टू पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज p बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 वॉट, वेयर t इज इन सेकेंड, फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। आपको टाइम इंटरवल गिवन है, बिल्कुल आपका नाम पुष्पा है, तो और ऑप्शन नंबर सी आप दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। हम देखते हैं कि पिछले क्वेश्चंस का आपने दिया ऑप्शन नंबर सी, सही है आपका बिल्कुल पुष्पा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट हिंदी मीडियम में बात कर लेते हैं एक बार। एक कण पर लागू शक्ति समय के साथ p बराबर, p का वैल्यू आपको गिवन है, यहां पर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, p बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये हमारा पावर का वैल्यू गिवन है, ठीक है। और t बराबर 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच के अंदर हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो t बराबर मैं लिख देता हूं टाइम का वैल्यू 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का आपको क्या पूछा गया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना होने वाला है। तो यहां से मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाता हूं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 PdT, ये हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं जो कि हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है। टाइम इंटरवल हमें कितना गिवन है, 2 to 4 गिवन है। अगर p का मैं इक्वेशन लिखता हूं तो कितना आने वाला है, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो मैं पुट कर देता हूं 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 dt, ये हमारा इक्वेशन वहां पर गिवन है। तो स्टूडेंट आपको एक बार सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करके आपको आंसर बताना है। मैं भी आपको सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन एक बार आपको भी अपने से प्रयास करना है। तो यहां से हम लिखते हैं डेल्टा ई इंटीग्रेशन 2 to 4, सॉल्व करते हैं तो यहां से 3 तो हमारा कोफिशिएंट है, t का स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर 2 की पावर 2 है पावर में, तो 2 प्लस 1 3 बनाएगा, मतलब t की पावर 3 अपॉन 3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट होकर कितना बना लेगा, t की पावर क्यूब। इसी तरीके से यहां पर कितना बना लेगा, t का स्क्वायर, आगे क्या बना लेगा, प्लस में t। ये हमारा इसका फाइनल ये बनता है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं लिमिट के बारे में। तो लिमिट कितनी आ रही है, 0 से 4 आने वाली है। तो हम पुट करते हैं डेल्टा ई बराबर टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, लिमिट है 2 से 4। पुट कर देता हूं मैं वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो यहां पर हायर लिमिट क्या है, टी की पावर क्यूब, दैट इज 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, डायरेक्टली 4 आने वाला है। अब यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज होगा, माइनस क्या आने वाला है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व कर देते इसको, छोटा थोड़ा सा है, बस आपको ये आसानी से कर रहा है, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग सकता है, वरना ये इजी से आप इसको बना सकते हो, सिंपल सा है ये। 4 का क्यूब कितना बना लेगा, 64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना बना लेगा, 16 प्लस 4, यहां से आगे माइनस आ जाएगा, ये यहां से 2 का क्यूब 8 माइनस का 4 प्लस का 2। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे, फाइनली इजी सा कैलकुलेशन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा ये आंसर कितना बनाएगा, 56 जूल बनाने वाला है। दैट इज अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 46 जूल बनाने वाला है। अगर हम बात करते हैं आंसर के बारे में तो इसका फाइनली आंसर कितना बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 46 जूल हमारा इसमें फाइनल आंसर बन रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चंस में हमारे को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमारा वापस से थर्मोडायनेमिक्स से है, और जो आपका हीट इंजन है इसके क्वेश्चन अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मींस हायर टेम्परेचर T1 किसको लेना है, लोअर टेम्परेचर किसको लेना है। तो मैं आपको ये सारी की सारी चीजें भी यहां पर क्लियर करने वाला हूं। द टेम्परेचर ऑफ ए सिंक ऑफ कार्नोट इंजन इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कार्नोट इंजन में या फिर किसी भी इंजन में सिंक का जो टेम्परेचर रहता है वो कोल्ड टेम्परेचर रहता है, दैट इज TC हम इसके लिए लिखते हैं, और यहां पर इसको मैं T1 से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द एफिशिएंसी इज 75%। तो एफिशिएंसी कितनी गिवन है? एफिशिएंसी हमारी गिवन है, एफिशिएंसी नीटा हमारी एफिशिएंसी हमारी कितनी गिवन है? एफिशिएंसी हमारी गिवन है 25%, जिसको मैं 1/4 प्लेस करवा सकता हूं। यहां से स्रोत का तापमान, स्रोत हमेशा कैसा रहता है? हायर टेम्परेचर पे रहता है। हायर टेम्परेचर पे रहता है मतलब उसको हम हॉट टेम्परेचर बोल सकते हैं, दैट इज TH से हम रिप्रेजेंट करते हैं, T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू पूछा है स्टूडेंट। हमें पता है कि जो हमारी इफिशियंसी रहती है, तो इफिशियंसी का हमारा क्या फॉर्मूला है? इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इफिशियंसी रहती है 1 - T1 अपॉन T2 इंटू 100। सॉल्व करते हैं तो T2 - T1 अपॉन 100, सॉरी T2 इंटू 100। यहां पर ये 100 नीचे आ गया, इफिशियंसी 1/5 बता रहा है, 25 बता रहा है, तो ये कैंसिल आउट होके ये अभी हम इसको फ्रैक्शन में लेके आ गए 1/4। तो पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो 1/4। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करवाते हैं। 1/4 टेम्परेचर पूरा का पूरा में किस में चाहिए होता है? यहां पर केल्विन में। तो 27 डिग्री को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आने वाला है? 27 को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये हमारा 300 केल्विन बनाता है, मतलब सिंक का टेम्परेचर। तो यहां से मैं लिखूंगा T2 - 300 अपॉन T1, सॉरी T2। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहां से ये T2 4 T2 माइनस 1200 ये बनाता है। सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहां से इसको 1200 इक्वल टू 3T2, दैट इज T2 बराबर कितना आ रहा है? 1200 अपॉन 3, दैट इज 400 केल्विन में आता है ये। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 400 माइनस 273, दैट इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में हम बात कर लेते हैं, 8, 9, 10 के बारे में। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है वहां से बिलोंग है। क्या बोल रहा है? when an arsenic is added as a impurity to silicon, the resulting material is, जब आर्सेनिक को सिलिकॉन में अशुद्धता के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होगा? कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, तो डेफिनेटली वो कंडक्टर तो नहीं होगा, वो आपका एज ए सेमीकंडक्टर होने वाला है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आया आपका। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रीवियस वाले का आया है, क्वेश्चन नंबर 7 का आया आपका आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो आवर्त सारणी में 4th वर्ग से 4थे ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, जिनकी संयोजकता कोश में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर मैं इनकी चालकता के बारे में बात करता हूं तो इनकी चालकता कम रहती है। चालकता बढ़ाने के लिए इसमें हम अशुद्धियां मिलाते हैं। ये अशुद्धियां हम या तो 3rd ग्रुप से मिलाते हैं या फिर 5th ग्रुप से मिलाते हैं। जब भी हम 3rd ग्रुप से मिलाते हैं तो इस प्रकार का जो अशुद्धि रहेगी वो ग्राही प्रकार की अशुद्धि या फिर एक्सेप्टर प्रकार टाइप की जो इंप्योरिटी रहने वाली है। अगर मैं एन टाइप के बारे में बात करता हूं, 5th ग्रुप से बात करता हूं, तो वहां पर जो हमारी अशुद्धि रहने वाली वो डोनर टाइप की रहने वाली है या फिर दाता प्रकार की रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं इसमें बहुल आवेश वाहकों के बारे में, मींस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में, तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन
एन टाइप में, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहने वाले हैं, होल रहने वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में हम बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप के बारे में। फिफ्थ ग्रुप में हमारे कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, तो फिफ्थ ग्रुप में हमारे जो मटेरियल्स आते हैं वो नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, और एसबी, और लास्ट में आता है आपका बिस्मथ आता है। अगर हम थर्ड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तृतीय वर्ग के बारे में बात करते हैं, तो तृतीय वर्ग से हमारी कौन कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है इसके अंदर, तो तृतीय वर्ग से हमारी जो अशुद्धियां मिलाई जाएगी वो है बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और टेलुरियम है। ये सारी की सारी अशुद्धियां मींस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे मोर डोमिनेंट रहते हैं। तो यहां पर हमारे कौन सी अशुद्धि मिलाई जा रही है, आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक की अशुद्धि हम मिलाते हैं तो यहां से क्या बनेगा, ये एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर बनेगा। तो राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2D से है, प्रोजेक्टाइल मोशन से है। क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ विच the horizontal range and the maximum of projectile equal to प्रक्षेपण का कोण जिसके लिए क्षैतिज सीमा और अधिकतम प्रक्षेप्य बराबर होगा अधिकतम प्रक्षेप्य की ऊंचाई के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला गया है, अधिकतम प्रक्षेप्य की ऊंचाई के बारे में बात किया है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि इसकी आर, रेंज, परास और इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या हमारे बराबर है। तो वो कोण के बारे में पूछा गया है कि वो कोण क्या होगा। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर किसी भी प्रक्षेप्य को, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रक्षेप्य को थीटा कोण से और यू प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो उसका जो प्रक्षेप्य, उसका पथ अगर वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करती है तो उसका पथ इस प्रकार से बनता है। इस पथ को हम कौन सा पथ बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। तो ये जो तय की गई लंबाई है क्षैतिज दिशा में, इसको हम इसका परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, और ये जो अधिकतम ऊंचाई है इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। पूरे के पूरे अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको पूरे इसके डेरिवेशन, मतलब छोटे छोटे डेरिवेशन थे सारे के सारे वो करके बताए हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला के बारे में। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला क्या रहता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और हाइट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हाइट का हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। स्टूडेंट ये हमारा रेंज का और हाइट का फॉर्मूला है और दोनों के दोनों हमारे कैसे दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं। यहां पर हम देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होने वाली है, g से g कैंसिल आउट होने वाला है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट होने वाला है। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में कि मीन साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं साइन 2 थीटा को लिखता हूं यहां से तो कितना बनाने वाला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाली आइडेंटिटी साइन 2 थीटा ये बनाएगा। और ऑलरेडी यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सॉल्व करते हैं तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है। तो यहां से हम देखते हैं कि एक साइन थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाने वाला है, 2 4 बना लेगा। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बना लेगा। और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा बनाता है। अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाता हूं कि tan थीटा हमारा किसके बराबर आ रहा है, tan थीटा हमारा यहां से 4 के बराबर आ रहा है। तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, tan इनवर्स 4 के बराबर आता है। दैट इज राइट ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि या तो tan इनवर्स 4 आ सकता है या फिर आपका 70 डिग्री यहां पर आ सकता है कि थीटा का वैल्यू कितना हो, 70 डिग्री हो। यह भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि मींस एपेक्स क्लासेस आपके लिए, एपेक्स डिफेंस एकेडमी में के 2 सेंटर है।
एक तो हमारा जयपुर वाला सेंटर है और एक जोधपुर वाला सेंटर है। दोनों के दोनों सेंटर हमारे राजस्थान के अंदर है। जयपुर सेंटर पर आपका रिटर्न और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है और जोधपुर सेंटर पर हमारा फिजिकल जितनी भी आपकी चीजें है, आर्मी, डिफेंस, नेवी, इन सब एग्जाम के बारे में तो वहां पर फुल फ्लैश तैयारी करवाई जाती है। तो स्टूडेंट आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बताना है कि 24 तारीख को जो आपका एग्जाम है और 24 तारीख को आपका जो 24 जुलाई को आपका एयरफोर्स का एग्जाम है, उसके बाद में जो दिसंबर वाली जो इनटेक आने वाली है उसके लिए फ्रेश नए बैचेज एयरफोर्स के लिए और अभी जो नेवी एसएसआर में जो वैकेंसी आई है उनके लिए, इन सभी एग्जाम के लिए हमारी एपेक्स क्लासेस नए फ्रेश बैच यहां पर चालू हुए हैं। एनडी एग्जाम के लिए जो 4 सितंबर को आपका एग्जाम है उसके लिए एक शानदार सा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है और अपनी तैयारी को वो अंतिम धार लगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त का महीना आपके पास में बीच में बचा हुआ है, तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज और जितने भी आपके जो डाउट सेशन है वो सारे के सारे एनडी एग्जाम के लिए यहां पर करवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर आप बात करते हैं कि यहां पर हॉस्टल और कोचिंग दोनों की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट विजिट करना है या फिर जो ये नंबर दिए हुए हैं, टोल फ्री नंबर दिए हुए, यहां पर भी आप बात कर सकते हैं और फर्दर इंक्वायरी आप यहां से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट आप लोगों के लिए अपेक्स क्लासेस लेकर आए हैं, शानदार चीजें। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपको बोला गया है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर क्या होते हैं, कोणीय गति के आयाम क्या होते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज L इक्वल टू mv/r से प्रदर्शित करते हैं। L इक्वल टू mv/r। जो ऑफलाइन क्लासेस थी उसमें मैंने आपको सारे के सारे इसके डेरिवेशंस वगैरह तैयार बताए थे कि किस तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर पूरी फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूला होंगे, फॉर्मूला को आपको रट के नहीं जाना है, जैसे ही नाम आता है तो आपको ये बनाने आने चाहिए। और मैंने क्लासेस में आपको बनाने बताया है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बनते हैं। तो बात कर ले एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारा? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर हमारा मास क्या होता है? ये किलोग्राम, कैपिटल एम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या रहने वाली है? L1t-1, क्योंकि ये क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं। और R क्या होती है हमारी? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज L। अगर हम इसको देखते हैं तो जितने भी जिसकी भी बेस हमारा सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड करनी होती है। यहां पर L और L दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? यहां से ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से कितना बनाएगा? m1 L2t-1, m1 L2t-1, दैट इज राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है आपके सामने। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन वैक्यूम इज, निर्वात में ऊर्जा का स्थानांतरण का साधन क्या है? तो निर्वात में हमारी कैसे है? निर्वात में हमारा रेडिएशन के थ्रू, विकिरण के द्वारा, मतलब जब भी हम बात करते हैं सूर्य से जो हमारी ऊर्जा आती है, सूर्य से जो भी हमारी ऊर्जा आ रही है वो पृथ्वी तक आती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल तक क्या रहता है? किसी भी प्रकार का हमारा कोई भी हमारा गैस या कोई भी मीडियम नहीं होता है। तो निर्वात के अंदर हमारी जो गैस आएगी वो कैसे आएगी? जो भी लाइट आएगी, वो ऊर्जा आएगी, वो हमारी कैसी आएगी? विकिरण के द्वारा आती है। लेकिन जैसे वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर कुछ गैसेस रहती है, और गैसेस और द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर हमेशा एनर्जी कैसे फ्लो होती है? संवहन के रूप में। संवहन मतलब कन्वेक्शन के रूप में वो स्टार्ट होती है। तो लेकिन जो सूर्य से आने वाली है वो निर्वात में कैसे होती है? रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए हैं, आपने अगर इसको सिंसियरली दिया है तो आपका स्कोर जितना भी बना है, जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए हैं, अगर आपका आगे से होकर आपने किया है, जो समझ में आया है, अगर आपने स्किप किया है तो उसको स्किप मानना है, और अगर आपने सारे के सारे आंसर्स लगाए तो उनको एक बार कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आपकी तैयारी को आप बनाए रखें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।